कल हम लोग माल विक्रय अनुबंध पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत आगे माल विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु क्या है। विक्रय अनुबंध में विषय वस्तु माल होती है। माल में वादे योग्य दावे तथा मुद्रा को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें स्टॉक, अंशपत्र एवं खड़ी फसलें जो भूमि के अंग हैं, किंतु उन्हें विक्रय से पहले अथवा विक्रय अनुबंध के अंतर्गत अलग किया जाना है, को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार माल में वे सभी चल संपत्तियां सम्मिलित हैं जिनका मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। जमीन के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं यदि उन्हें अलग किया जा सकता है तो भी वे माल में सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार व्यापारिक ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट अधिकार एवं ट्रेडमार्क इत्यादि भी माल माने जाते हैं। किंतु माल में अचल संपत्तियां सम्मिलित नहीं की जाती हैं और न ही सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये सेवाएं होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे या एयरलाइंस इत्यादि द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनमें खाद्य पदार्थ एवं पेय सामग्री भी सम्मिलित है जो माल नहीं मानी जाती है। समस्त अचल संपत्ति कभी भी माल नहीं होती है। अनुबंध की दृष्टि से माल को 3 वर्गों में बांटा गया है: विद्यमान माल, भावी माल और सांयोगिक माल। विद्यमान माल से आशय ऐसे माल से है जो विक्रय अनुबंध के समय विद्यमान था और उसका स्वामित्व विक्रयकर्ता के अधिकार में था। विद्यमान माल वह माल भी सम्मिलित होता है जो एजेंट अथवा गिरवी ग्राही के अधिकार में सम्मिलित है। विद्यमान माल 3 प्रकार के हो सकते हैं: विशिष्ट माल, निश्चित माल और अनिश्चित माल। पहला, विशिष्ट माल। विशिष्ट माल वह है जिसे विक्रय अनुबंध करते समय दोनों पक्षकारों, क्रेता और विक्रेता द्वारा पहचान लिया गया हो और तय कर लिया गया हो। ऐसे माल को क्रेता पहचान लेता है जो अनुबंध के समय उपस्थित होता है। जैसे श्याम अपनी कार को राम को बेचना चाहता है। श्याम ने और राम ने उपस्थित होकर कार को देख लिया है, तो ऐसा माल विशिष्ट विद्यमान माल कहलाता है। दूसरा है निश्चित माल। निश्चित माल में भी विशिष्ट माल की तरह विद्यमान माल है, किंतु माल क्रेता और विक्रेता द्वारा विक्रय अनुबंध के बाद अलग किया जाना है या उसे निश्चित किया जाना है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि क्रेता विद्यमान माल में से अपने पसंद का माल छांटकर अलग कर लेता है या विक्रेता अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल तोल गिनकर उसे अलग कर देता है, तो वह निश्चित माल हो जाता है। जैसे राम श्याम की दुकान पर जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक विशेष किस्म का टीवी चाहिए। अगर श्याम उसे विशेष किस्म का टीवी दिखाता, राम उसे पहचान लेता है, तो वह निश्चित माल हो जाता है। तीसरा है अनिश्चित अथवा सामान्य माल। यदि विक्रय अनुबंध करते समय माल को देखकर निश्चित नहीं किया गया है या निश्चित करने में के लिए
उसमें कुछ नापतोल, पैकिंग इत्यादि किया जाना शेष है तो वह माल जो है अनिश्चित या सामान्य माल कहलाता है। जैसे राम श्याम की दुकान पर जाता है और 10 किलो चीनी मांगता है। जब तक श्याम 10 किलो चीनी बोरी में से निकालकर तोलकर उसकी पैकिंग नहीं करता तब तक वह माल अनिश्चित माल होता है। दूसरा है भावी माल। भावी माल से आशय ऐसे माल से है जो विक्रय अनुबंध के समय विद्यमान नहीं है, परंतु विक्रेता जिसको विक्रय अनुबंध के बाद निर्माण करता है और प्राप्त करता है। जब माल विक्रय का अनुबंध पहले कर लिया जाता है किंतु माल का निर्माण बाद में किया जाता है तो उसे भावी माल कहते हैं। ऐसे माल की सुपुर्दगी भी तैयार होने पर दी जाती है। क्रेता चाहे तो भावी माल निश्चित तिथि पर पूर्ण नहीं होता है तो वह अनुबंध को भंग करके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। भावी माल का कभी भी विक्रय नहीं होता। भावी माल के लिए केवल विक्रय का ठहराव किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तु की स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता जो वस्तु अस्तित्व में ही नहीं है। भावी माल विक्रय अनुबंध के समय अस्तित्व में नहीं रहता, इसलिए उसका स्वामित्व हस्तांतरण संभव नहीं होता। भावी माल एवं विद्यमान माल में अंतर। विद्यमान माल वह होता है जो अनुबंध के समय विद्यमान होता है और क्रेता द्वारा विक्रेता द्वारा पहचान लिया जाता है, जबकि भावी माल वह माल होता है जो विद्यमान नहीं होता, भविष्य में उसका निर्माण करके विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित किया जाना होता है। विद्यमान माल विक्रेता के अधिकार एवं स्वामित्व में होता है और जब उसका मूल्य का भुगतान हो जाता है तो वह क्रेता को हस्तांतरित किया जा सकता है, जबकि भावी माल विक्रेता के स्वामित्व में नहीं होता। भविष्य की किसी तिथि को उसका हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को किया जा सकता है। विद्यमान माल का विक्रय अथवा विक्रय का ठहराव किया जा सकता है, लेकिन भावी माल का सदैव ही विक्रय ठहराव होता है। अब तीसरा माल, नंबर 3, संयोगिक या संभावित माल। संयोगिक माल वह माल कहलाता है जिसकी प्राप्ति किसी घटना के घटित होने पर अथवा नहीं होने पर निर्भर करती है। ऐसे घटना भविष्य में घटित भी हो सकती है और नहीं भी होती। अगर वह घटना घटित हो जाती है और माल अस्तित्व में आ जाता है तो अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है, या अथवा घटना के घटित होने से ही पूर्व माल नष्ट हो जाता है तो विक्रय अनुबंध अपने आप समाप्त मान लिया जाता है। कई बार माल के स्वामित्व का प्रलेख का हस्तांतरण भी विक्रय अनुबंध कहलाता है, जिसमें जहाजीबिलिटी, अगर विक्रेता जहाज में माल लादकर उस बिल्टी का हस्तांतरण क्रेता को कर देता है तो ये माना जाता है कि माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो गया। डाक वारंट, अगर माल बंदरगाह से डाक द्वारा भेजा गया है और उसकी बिल्टी या रसीद क्रेता को दे दी गई है तो माल विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। और रेलवे रसीद, अगर रेलवे में विक्रेता ने माल को बुक करा दिया है और उसकी रसीद क्रेता को दे दी है तो ऐसा माल विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित मान लिया जाता है। नंबर 4, गोदाम की चाबी सौंपना या प्रमाण पत्र देना। अगर विक्रेता ने जिस गोदाम में माल रखा गया है उसकी चाबी या उसके स्वामित्व का प्रमाण क्रेता को दे दिया है तो माल विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित मान लिया जाता है। और लास्ट है सुपुर्दगी आदेश। अगर
विक्रेता ने सुपुर्दगी आदेश क्रेता को दे दिया है तो भी माल विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित माल लिया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विक्रय अनुबंध में अधिनियम के तहत विषय वस्तु जो माल होती है वह माल का हस्तांतरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। थैंक यू।